वेरी गुड मॉर्निंग टू स्टूडेंट। आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए, प्रोजेक्टाइल मोशन। आज हम सीखेंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है और क्या जो की कॉन्सेप्ट होता है उसके पीछे वो क्या होता है। क्लियर? तो कैसे हम, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन के जो प्रॉब्लम होते हैं बहुत ही आसान होते हैं, ठीक है, तो वो हम आसानी से टैकल भी कर सकते हैं। लेकिन एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि ठीक है, हम फॉर्मूला याद करते हैं, फॉर्मूले को रटते हैं और उस फॉर्मूले को सीधे सीधे इंप्लीमेंट कर देते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना। हमें कॉन्सेप्ट को समझना है, प्रैक्टिस करना है। जब प्रैक्टिस करेंगे तो फॉर्मूला अपने आप ही जहन में बसता जाएगा। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। अब ये प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? सबसे पहला क्वेश्चन तो आपके दिमाग में यही आ रहा होगा कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। तो ये ऑलरेडी आपको पता है, आपने अपने मतलब आम, अगर हम बात करें आम जनजीवन में, तो आपने वहां भी देखा होगा। जैसे आप बॉल फेंकते हैं, बॉलिंग करते हैं या किसी बॉल को थ्रो करते हैं, तो वो एक कर्व पाथ लेते हुए जाती है। यानी अगर हम देखें, अगर मान लीजिए ये बॉल है, ठीक है, आपने इस बॉल को थ्रो किया, ठीक है, तो ये कर्व पाथ लेते हुए जाता है। क्लियर? तो ऐसे मोशन को, ठीक है, हम क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। तो इसी के एनालिसिस हम आज करने वाले हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन को बहुत ही मजा आने वाला है आपको कि कैसे मैथमेटिकल एनालिसिस करके हम चीजों को आसानी से समझ पाएंगे। ये सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन अगर हम एक्सप्लेन करना चाहें तो इट इज स्पेशल केस ऑफ टू डायमेंशनल मोशन। ये 2D मोशन का एक स्पेशल केस होता है। क्लियर? ठीक है, और इस स्पेशल केस में क्या होता है कि आपका जो पार्टिकल है, क्लियर, वो पार्टिकल आपका हॉरिजॉन्टली भी मूव करता है। अगर हम इस यू को दो कंपोनेंट में ब्रेक करें तो वो हॉरिजॉन्टली भी मूव करता है और वर्टिकली भी मूव करता है। यानी 2 डायमेंशन मोशन यहाँ पे होता है। क्लियर? तो अभी हम देखेंगे आगे भी। तो पार्टिकल जो मूव करता है, पार्टिकल मूव वर्टिकली, आगे भी हम देखेंगे कि ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन के साथ मूव करता है, यानी ग्रेविटेशनल फील्ड के इफेक्ट में ये मूव करता है। क्लियर? ठीक है, विथ सम इनिशियल वेलोसिटी। कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी इसकी होगी ही होगी, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, और पार्टिकल ऑल्सो मूव हॉरिजॉन्टली। क्लियर? विथ सम इनिशियल वेलोसिटी। क्लियर? तो यहां पे जो वेलोसिटी है, उस वेलोसिटी का जो नेचर है वो क्या है, ये चीजों को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम एक पैराबोला, एक प्रोजेक्टाइल मोशन को यहां पे हम ड्रॉ कर रहे हैं ताकि चीजों को आप आसानी से समझ पाए। क्लियर? ये एक प्रोजेक्टाइल मोशन। क्लियर? यहां पे हमने एक पार्टिकल लिया, इस पार्टिकल को हम इनिशियल स्पीड u के साथ हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे लॉन्च कर रहे हैं, यानी प्रोजेक्टेड कर रहे हैं। क्लियर? तो ऑब्वियस सी बात है कि ये दो कंपोनेंट में ब्रेक होगा। ये दो कंपोनेंट क्या होंगे? इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट और इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ये आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा हो गया और ये आपका वर्टिकल कंपोनेंट u sin थीटा हो। अगर आप यहां पे देखेंगे तो u cos थीटा जो कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, जो कि ग्राउंड के पैरेलली मोशन कर रहा है, यानी ग्राउंड के साथ साथ मोशन कर रहा है, यहाँ पे एस्लेशन का कोई इफेक्ट नहीं आया। क्योंकि अगर यहाँ पे जो एस्लेशन का इफेक्ट आना है वो g डाउनवर्ड डायरेक्शन में आना, वो ग्रेविटी के का जो नेचर होता है उसकी वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड डाउनवर्ड लगना। क्लियर? तो यहां पे जो भी इफेक्ट होगा वर्टिकल मोशन पे होगा एस्लेशन का, हॉरिजॉन्टल पे कोई नहीं होगा। यानी अगर हम मोशन को यहां पे देखें तो मोशन को दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। एक आपका हॉरिजॉन्टल मोशन, अगर हम हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करें तो हॉरिजॉन्टल मोशन में क्या होता है? ux, अगर हम इसको ux के टर्म में लिखें तो ux की वैल्यू
हम यहाँ पे इसको एक्स एक्सिस लेके चल रहे हैं और यहाँ पे इसको मैं कंसीडर कर ले रहा हूं वाई एक्सिस की तरफ। क्लियर? तो यूएक्स की वैल्यू क्या होगी? यू कॉस थीटा के बराबर, जो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। क्यों कांस्टेंट होगा? क्योंकि यहाँ पे एस्लेशन 0 है, एक्स की वैल्यू 0। क्लियर? ठीक है। यही वर्टिकल मोशन की बात करें तो वर्टिकल मोशन में क्या हो रहा है? यूएक्स की वैल्यू क्या हो रही है यहाँ पे? यू साइन थीटा के बराबर, और उसी समय ए वाई की वैल्यू क्या है? -g, यानी उस मोशन को अपोज करता हुआ आपको ग्रेविटेशनल फील्ड मिल रहा है। यानी जो आपका ग्रेविटेशनल एस्लेशन है, यानी ग्रेविटी की वजह से जो एस्लेशन है उस मोशन को अपोज कर रही है, वो डाउनवर्ड है। और यहाँ पे आप देख ही रहे हैं कि आपने जो प्रोजेक्टाइल किया हुआ है, जो प्रोजेक्टेड किया हुआ पार्टिकल को, वो अपवर्ड मोशन में है। क्लियर? ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम आगे बढ़े तो हम क्या देखते हैं यहाँ पे? क्लियर? तो हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन क्लियर है आपको। तो अगर आप हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करेंगे तो हॉरिजॉन्टल मोशन क्या है आपका? कांस्टेंट वेलोसिटी। हॉरिजॉन्टल मोशन में आपका वेलोसिटी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। जबकि वर्टिकल मोशन में क्या होगा? कांस्टेंट एस्लेशन। क्लियर? ठीक है। तो दोनों मोशन में यही फर्क है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता है। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब ऑब्वियस सी बात है कि जीरो एस्लेशन हो गया, और दूसरे में क्या है? कांस्टेंट एस्लेशन है, जो वर्टिकली डाउनवर्ड एस्लेशन है ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फील्ड। क्लियर? तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। ठीक है। थोड़ा सा हम इसको कॉम्प्लेक्स डोमेन में भी लेके चलेंगे। क्यों कॉम्प्लेक्स डोमेन में लेके चलेंगे? क्योंकि कभी कभी कुछ प्रॉब्लम आपका 2D प्लेन की वजह से कॉम्प्लेक्स डोमेन के उसमें भी दे देता है, यानी आई कैप और जे कैप के टर्म में भी दे देता है। तो उसके वजह से आपका जो कोरिलेशन आता है उसको भी हम साथ साथ कवर करते हुए चलेंगे, ताकि आप चीजों को अच्छी तरह से ग्रैब कर पाए। क्लियर? क्यों ग्रैब करना ही जरूरी नहीं होता है, हम कितना टाइम देते हैं अपने न्यूमेरिकल पे, ये भी बहुत जरूरी होता है। जो न्यूमेरिकल मेरा अगर 30 सेकंड में क्रैक हो सकता है, 20 सेकंड में क्रैक हो सकता है, क्या मुझे उसमें 60 सेकंड से ज्यादा का टाइम देना चाहिए? ये भी बहुत मायने रखता है। क्लियर? तो अगर हम यहां पे देखें तो मैं u को लिख सकता हूं ux आई कैप प्लस ui जे कैप। क्लियर? और इसे मैं लिख सकता हूं u cos थीटा आई कैप प्लस u sin थीटा जे। ठीक है। तो ux की वैल्यू और ui की वैल्यू क्लियर ही है आपको। ठीक है। तो यहां पे अब हम थोड़ा सा काइनेमेटिक्स के इक्वेशन को यूज करेंगे, ताकि हम चीजों को कैलकुलेट कर सके। मेन क्या क्या चीजें हमें कैलकुलेट करना होता है प्रोजेक्टाइल मोशन में, वो भी जानना जरूरी है। अगर हम प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करें यहाँ पे, तो प्रोजेक्टाइल मोशन को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे अपने मतलब जो प्रॉब्लम आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे जेई की बात कर लें, नीट में तो जनरली ग्राउंड टू ग्राउंड ही आता है, लेकिन अगर हम जेई की बात करें तो जेई में इंक्लाइंड सरफेस पे भी प्रोजेक्टाइल मोशन की बात हम करते हैं। तो हम दो पार्ट में इसको समझने की कोशिश करेंगे। एक तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन, और दूसरा इंक्लाइंड सरफेस पे प्रोजेक्टाइल मोशन। क्लियर? तो मैथमेटिकल एनालिसिस शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ग्राउंड टू ग्राउंड को स्टार्ट करते हैं। तो ग्राउंड टू ग्राउंड को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मान लो हमने लिया हॉरिजॉन्टल मोशन, हम ग्राउंड टू ग्राउंड को कर रहे हैं। अगर हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करें तो x की वैल्यू क्या होगी? मैंने u cos थीटा इंटू टी के बराबर, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्लियर? जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हमें मिल रहा है वो s की वैल्यू u cos थीटा टी के बराबर होगी, ऑब्वियस सी बात है। क्लियर? अब हम आते हैं वर्टिकल मोशन में। चूंकि यहाँ पे एस्लेशन 0 है तो और कोई इक्वेशन लिखने की हमें कोई जरूरत नहीं, क्योंकि u cos थीटा की वैल्यू हर पॉइंट पे कांस्टेंट रहेगी। वर्टिकल मोशन की बात करें तो वर्टिकल मोशन में y की वैल्यू क्या आएगी? u sin थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। माइनस हाफ जी टी स्क्वायर कैसे आया? क्योंकि आपने देखा था कि जो वर्टिकल मोशन हो रहा है पार्टिकल का, उसमें आपका ये u sin थीटा है, लेकिन जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो जस्ट उसके अपोजिट। तो ऑब्वियस सी बात है कि y की वैल्यू क्या है? u sin थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर के बराबर। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। आप चाहें तो यहाँ पे सारे इक्वेशन को लिख सकते हैं। जैसे मान लो
आपका मोशन होता हुआ पार्टिकल यहाँ पहुंचा, यहाँ पे इसकी स्पीड v होगी, क्लियर, और ये एंगल बना रहा है समथिंग अल्फा, क्लियर। तो जो vy की वैल्यू होगी ये vx कंपोनेंट होगा और ये आपका vy कंपोनेंट होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि vy की वैल्यू क्या होगी, vy की वैल्यू हम निकालें किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो vy की वैल्यू क्या हो जाएगी, u sin थीटा माइनस gt के बराबर। इक्वेशन नंबर 3 हो गया, क्लियर। इसी तरह थर्ड इक्वेशन भी हम लिख सकते हैं, vy की स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, u sin थीटा स्क्वायर माइनस 2g y के बराबर। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, क्लियर, ठीक है। अगर ये y है आपका तो उस पॉइंट पे स्पीड की वैल्यू, वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, ये भी हम निकाल सकते हैं। तो अगर हम प्रोजेक्टाइल मोशन को गौर से देखें तो जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जा रहा है इसको एक मैक्सिमम हाइट मिल रही है, इसको हमने कैपिटल H ले लिया। इस मैक्सिमम हाइट पे वर्टिकल स्पीड की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है वर्टिकल स्पीड की वैल्यू vy की वैल्यू 0 हो जानी, क्लियर, ठीक है। क्यों 0 हो जानी, क्योंकि जितनी ये काइनेटिक एनर्जी गेन किया हुआ था, जैसे जैसे ये वर्टिकली अपवर्ड मोशन में जाता जाएगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड उसको अपोज कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी स्पीड धीरे धीरे रिड्यूस होती जाएगी, क्लियर। और एक पर्टिकुलर हाइट के बाद वो स्पीड 0 हो जाएगी और वो मैक्सिमम हाइट होगी, और उसके बाद क्या होगा, फिर से वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लगे, क्लियर। लेकिन अब इस केस में क्या होगा, अगर हम इसको दो पार्ट में ब्रेक करते हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में, तो ये आपका vx हो गया, ये आपका vy हो गया। अब जैसे ही मैक्सिमम हाइट उसने अचीव कर ली, उसके बाद vy क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और एक्सीलरेशन भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही हो जाएगा, क्लियर। और फिर क्या होगा, आपका पार्टिकल यहाँ पे हिट कर जाएगा, क्लियर। तो ये चीजें मेरे ख्याल से आपको समझ में आई होंगी कि ये चीजें क्या हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, किस तरह हो रही हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि हमें जो मेन कैलकुलेशन करना होता है, जो प्रॉब्लम फ्रेम होता है, वो प्रॉब्लम में क्या क्या पूछा जाता है। देखिए, मेन प्रोजेक्टाइल मोशन में तीन चीजें जरूरी होती हैं। एक, टाइम ऑफ फ्लाइट, कि कितने टाइम के लिए आपका वो प्रोजेक्टाइल है। दूसरा आपका रेंज, एंड तीसरा आपका मैक्सिमम हाइट, वो कितनी मैक्सिमम हाइट अचीव कर रहा है, क्लियर। अगर किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्टेड एंगल पे उसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है तो कितना एंगल वो अचीव कर रहा है, क्लियर। कई बच्चों का प्रॉब्लम होता है कि सर मैथमेटिकली इसको हम कैसे कोरिलेट करते हैं कि एक कर्व शेप में ही होता है, तो वो भी हम यहाँ पे शो कर सकते हैं कि ये कर्व शेप में कैसे होता है, क्लियर, क्योंकि एक पैराबोला है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे y इक्वल टू यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर को देखें, और हमें पता है कि x की वैल्यू u cos थीटा इंटू टी है, t की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे x बाई यू cos थीटा, वैल्यू पुट करो तो आप देखोगे ये वैल्यू आएगी x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो अगर इस इक्वेशन को कोरिलेट करोगे तो ये समथिंग ax प्लस बी एक्स स्क्वायर का इक्वेशन आ रहा है, जो कि एक पैराबोला का इक्वेशन होगा। यानी आपका जो पाथ है वो पैराबोलिक है, और यही पैराबोलिक पाथ आपका कर्व शेप होता है, और यही आपका प्रोजेक्टाइल मोशन भी होता है, क्लियर, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं टाइम ऑफ फ्लाइट की। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या हो गया, जो आपका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है उसकी वैल्यू क्या हो जाए, 0। देखो यहां ये आपका लैंड किया, ठीक है, यहां से प्रोजेक्टेड हुआ और यहां पे इसने ग्राउंड को हिट किया, तो y की वैल्यू क्या हो जा रही है, 0। इनिशियली भी वो 0 है और फाइनली भी क्या हो रहा है, 0 हो जा रहा है। तो हम सिंपली इस इक्वेशन में y की वैल्यू 0 पुट कर दे, 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, q sin थीटा टी, कि हमने मान लिया कैपिटल T है, या u sin थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर के बराबर। अगर हम इसमें देखें तो t कॉमन हो जाएगा, u sin थीटा माइनस हाफ जी टी इक्वल टू 0। तो यहां पे आपको दिख रहा है कि t की दो वैल्यू आ रही है, t इक्वल टू 0 आ रहा है और t इक्वल टू क्या आ रहा है, 2u sin थीटा बाई जी। और t इक्वल टू 0 पे भी आपका क्या था, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0, और t इक्वल टू 2u sin थीटा बाई जी पे भी आपका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0 है। यानी यहां पे आपको टाइम ऑफ फ्लाइट क्या मिल गया, t इक्वल टू 2u sin थीटा बाई जी, क्लियर, ठीक है।
अगर मुझे मैंने क्या बोला था, कई प्रॉब्लम ऐसे होते हैं जो कॉम्प्लेक्स डोमेन में दे दिए होते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन में दे देगा कि u की वैल्यू एक्स आई प्लस समथिंग यू आई जे है, क्लियर। तो उसके बेसिस पे प्रॉब्लम आपको फ्रेम कर देता है। हमें पता है कि यू एक्स की वैल्यू यू कॉस थीटा होता है और यू आई की वैल्यू क्या होती है, टू साइन थीटा होती है, ये हमें पता है। तो हम चाहें तो टी को क्या लिख सकते हैं, टू यू साइन थीटा अपॉन जी इक्वल टू टू यू आई अपॉन जी, क्लियर। हालांकि इसको रटने की जरूरत नहीं है, जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो अपने आप ही ये चीजें जहन में आती जाएगी, क्लियर। ठीक है, तो जैसे मान लो यहाँ पे 2i प्लस 3j दे दिया, तो सीधे सीधे आप यहाँ पे 3 वैल्यू पुट करके आंसर कैलकुलेट कर सकते हो। अदरवाइज क्या करोगे आप, फिर वही एंगल निकालोगे, एंगल निकालने के बाद u की वैल्यू निकालोगे, वो टाइम वेस्टेज ही है, क्लियर। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं रेंज की तरफ। रेंज कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना है, आप अगर देखोगे पैराबोला को, ये आपका पैराबोला था और ये आपका रेंज था, यानी वो वैल्यू, वो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट जो कितने टाइम में मिली, टाइम ऑफ फ्लाइट में, यानी t इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी पे जो आपको हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है, यानी x की वैल्यू एट t इक्वल टू t पे, वही आपका क्या है, रेंज होता है। और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, u cos थीटा इंटू टी के बराबर, यानी ये वैल्यू क्या आ जाएगी, r इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टू यू साइन थीटा अपॉन जी, ये आ जाएगा आपका यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, क्लियर। फिर से वही चीज है कि अगर ये कॉम्प्लेक्स डोमेन में दिया होता तो मुझे इसको कैसे लिख सकता था, यू कॉस थीटा यानी यू एक्स इंटू टू यू आई अपॉन जी, यानी मैं इसको क्या लिख सकता हूं, टू यू एक्स यू आई अपॉन जी के बराबर। तो बच्चों मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा कि ये क्या चल रहा है, क्लियर। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट हाइट पे। h की वैल्यू भी हमें कैलकुलेट करनी है, तो h की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। आप कोई भी इक्वेशन यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो आपका तीसरा इक्वेशन ही था वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू साइन थीटा का स्क्वायर माइनस 2gy, क्लियर। आपको पता है एट y इक्वल टू एच पे क्या हो रहा है, वी वाई की वैल्यू क्या हो जा रही है, जीरो, उसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है, जो मैक्सिमम हाइट वो लेगा, यानी जीरो इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gy, वाई की वैल्यू आ गई आपकी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट है, टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा करिए, फिर उसके बाद उसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये आपका आ गया h की वैल्यू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। फिर से वही चीज कि अगर मुझे कॉम्प्लेक्स डोमेन में इसको एनालाइज करना हो तो यू साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है बच्चों, यू आई स्क्वायर के बराबर अपॉन 2g, क्लियर। तो ये चीजें हमें ध्यान रखना है ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन में। तो मेरे ख्याल से आप इसको समझ रहे होंगे, ग्रैब कर रहे होंगे। मेन क्या है, मैं फिर बार बार बोल रहा हूं कि आप फॉर्मूला रटने की कोशिश मत करिएगा, रटा उसे ही जाता है, याद उसे ही किया जाता है जिसको भूला जाता है। आप केवल और केवल कॉन्सेप्चुअल व्यू पे जाइएगा, आप मोशनल व्यू पे जाइएगा। लेकिन इसके कहने का मतलब ये नहीं कि आप एग्जाम में मोशनल व्यू पे जाके सारा फॉर्मूला डिराइव करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को करेंगे, नहीं। आपको प्रैक्टिस करना है और प्रैक्टिस करके ही आप क्या करेंगे, उस फॉर्मूले को रट सकते हैं और उस फॉर्मूले को आप अपने दिमाग में बैठा सकते हैं, क्लियर। ठीक है, तो ये सारे नेचर निकल के आए और इस पे ही मेन प्रॉब्लम फ्रेम होते हैं। कुछ प्रॉब्लम देखेंगे हम, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको ये कॉन्सेप्ट का जो ताना बुना है वो बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं कुछ अच्छे से, कुछ प्यारे से, कुछ अटपटे से न्यूमेरिकल को लेके और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम अपने लॉजिक्स को यूज करके उस न्यूमेरिकल को क्रैक करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।